नमस्कार। हाँ। आज हम बीबीसी हिंदी की एक काफी विस्तृत रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, इसमें दुनिया भर की कई अहम घटनाओं को कवर किया गया है। बिल्कुल। जैसे गजा में जो तनाव बढ़ रहा है, फिर इजरायली मंत्री का वो अलक्सा दौरा, उधर रूस यूक्रेन संघर्ष, बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की बातें और हाँ, हिरोशिमा हमले की 80वीं बरसी भी। जी, काफी कुछ है इसमें। तो हमारा मकसद यही है कि थोड़ी उलझी हुई खबरों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट एक तरह से आईना दिखाती है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कैसी उथल-पुथल चल रही है। सही। और हम ये भी देखेंगे कि ये घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं और इनका क्या महत्व है। तो फिर शुरुआत इजराइल हमास संघर्ष से ही करते हैं। ठीक है। रिपोर्ट बता रही है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव है कि वो गजा में मिलिट्री एक्शन तेज करें। उनके कुछ बहुत ही कमजोर हालत वाले वीडियो आए हैं। हाँ, उसने इजराइल में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दिया। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिटायर्ड इजरायली सुरक्षा अधिकारी हैं, वो अब ट्रंप से कह रहे हैं कि आप दखल दो, युद्ध विराम करवाओ। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, उनका मानना है कि हमास अब कोई बड़ा रणनीतिक खतरा नहीं रहा। मतलब ये तो मौजूदा सरकार की लाइन से बिल्कुल अलग बात हुई। क्या ये अंदरूनी मतभेद का संकेत है? हो सकता है। ये दिखाता है कि शायद रणनीति को लेकर सब एक मत नहीं है। हाँ, और इसी उथल-पुथल के बीच गजा में जो मानवीय संकट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। रिपोर्ट में ऐसे दर्दनाक वाक्य हैं कि लोग मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में मारे जा रहे हैं। खाने की इतनी कमी है। रिपोर्ट में वो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों का जिक्र है, आमिर और यूसुफ। हाँ। और एक किशोर मुसाब जो हवाई हमले में घायल हुआ था। सब कुपोषण से जूझ रहे हैं। बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है वहाँ। भूख है, अराजकता है, मौत का साया है। उफ। और अब जरा यरूशलेम की तरफ देखें, वहां भी तनाव कुछ कम नहीं है। हाँ, वो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर जी, जो अपनी धुर दक्षिणपंथी सोच के लिए जाने जाते हैं, वो अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंच गए और वहां प्रार्थना भी की। हाँ, और यही बात तो विवाद की जड़ है। क्योंकि यहूदियों के लिए वो सबसे पवित्र जगह है और मुसलमानों के लिए तीसरी। लेकिन नियम यह है कि यहूदी वहां जा सकते हैं पर प्रार्थना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस कदम पर जाहिर है कड़ी प्रतिक्रिया आई। किस किस की तरफ से? फिलिस्तीनी अथॉरिटी, हमास, जॉर्डन जो उस जगह का कस्टोडियन है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सबने इसकी निंदा की है। सबका यही कहना है कि ये जानबूझकर उकसाने वाला कदम है, इससे हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या कहना है? उनका कहना है कि स्टेटस को यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ मुस्लिम ही वहां इबादत कर सकते हैं। अच्छा। पर देखिए, ऐसी संवेदनशील जगह पर किसी हाई प्रोफाइल नेता का ऐसा कदम, चाहे वो कहें कि नियम नहीं बदला, फिर भी माहौल तो गरमाई देता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ नियमों का नहीं, भावनाओं का भी मामला है। बिल्कुल, प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में मध्य पूर्व के अलावा और भी चीजों का जिक्र है, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे। हाँ, वहां दोनों तरफ से ड्रोन हमले तेज हो गए। और उधर ट्रंप अपने दूत मॉस्को भेज रहे हैं युद्ध विराम की बात करने। पता नहीं इसका क्या होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कोई सीरियस कोशिश है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव। रिपोर्ट में बांग्लादेश के पिछले साल के छात्र प्रदर्शनों का भी जिक्र है। हाँ, और सत्ता परिवर्तन में विदेशी छात्रों की भूमिका, ये भी एक नया एंगल है। जी, कि कैसे उन्होंने बाहर से समर्थन जुटाया, रेमिटेंस रोकने की बात की। दिखाता है कि कैसे आजकल आंदोलन ग्लोबल हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन इन सब हालिया घटनाओं के बीच जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है हिरोशिमा और नागासाकी की 80वीं बरसी। हाँ, वो वाकई झकझोर देने वाला हिस्सा है रिपोर्ट का। उसमें एक हमले से बचे व्यक्ति का अनुभव बताया है कि कैसे एक तेज चमक हुई, सब सफेद हो गया और लोगों की चमड़ी जलकर गिर रही थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। और आज जब दुनिया में करीब 12,000 परमाणु हथियार हैं, हाँ, और टेंशन भी कम नहीं है दुनिया में, तब इन बचे हुए लोगों की बातें, उनकी चिंताएं कितनी जरूरी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा। उनकी आवाज एक चेतावनी है। वो सिर्फ अतीत की बात नहीं कर रहे, वो भविष्य के लिए आगाह कर रहे हैं। जैसा उस उत्तरजीवी ने कहा भी, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि क्या हुआ था, कोई नहीं समझेगा। बताना और आगाह करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क की वो लॉ जो तब तक जलेगी जब तक दुनिया से आखिरी परमाणु हथियार खत्म नहीं हो जाता, वो इसी बात का प्रतीक है। जी हाँ, वो सिर्फ एक सबक नहीं, एक लगातार जलती हुई चेतावनी है।
तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि कैसे आज के संघर्ष, मानवीय संकट और इतिहास की वो भारी चेतावनियां सब एक साथ हमारे सामने हैं। हाँ, मध्य पूर्व का तनाव हो या परमाणु हथियारों का खतरा, चुनौतियां बहुत हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब इतने सारे संकट एक साथ चल रहे हैं, तब हिरोशिमा जैसी त्रासदियों को याद रखना कितना अहम है, ताकि हम इतिहास दोहराने से बच सकें और शायद भविष्य के लिए कुछ सही कदम उठा सकें। ये सवाल शायद हम सबके लिए है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इजराइल पर उठते कई सवाल। गजा में मिलिट्री ऑपरेशन और तेज करने की तैयारी में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास से बातचीत आगे ना बढ़ने के बाद लिया गया ये फैसला। इजरायली मंत्री इतमार बेन ग्वेर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पहुंचे, प्रार्थना कर तोड़ी कई साल पुरानी परंपरा। सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई देशों ने की आलोचना। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर किए ड्रोन अटैक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, जल्द मॉस्को जाकर सीज फायर पर पुतिन से बात करेंगे उनके विशेष प्रतिनिधि। और बांग्लादेश में सत्ता बदलने वाले स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के एक साल बाद जानेंगे उन बांग्लादेशियों के बारे में जिन्होंने विदेश में रहकर दिया था प्रदर्शनकारियों का साथ। और 80 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के एटम बम हमलों में बचे लोगों से जानेंगे क्यों बढ़ रही है उनकी बेचैनी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के मुंह से छीनी जीत, 6 रन से हराकर 2-2 से बराबर की सीरीज। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात इजराइल हमास जंग की। इजरायली मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमास ने इजरायली बंधकों के वीडियो शेयर किए थे जिनमें वो बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। इसके बाद इजराइल के लोगों में गुस्सा है। पश्चिमी देशों के नेताओं ने भी तीखी आलोचना की है। एक इजरायली ऑफिशियल के मुताबिक नेतन्याहू हमास को सैन्य ताकत के जरिए हराकर बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा करवाना चाहते हैं, लेकिन कई सौ रिटायर्ड इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर अपील की है कि वो इजराइल की सरकार पर जंग खत्म करने का दबाव बनाए। इनमें सिक्योरिटी सर्विस के 8 पूर्व प्रमुखों के साथ साथ 3 पूर्व मिलिट्री चीफ्स भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि हमास से अब कोई रणनीतिक खतरा नहीं है, इसलिए ये जंग अब जायज नहीं है। और यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल ने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री की गजा में मिलिट्री ऑपरेशन और तेज करने की कोशिशों से किस किस की फिक्र बढ़ी है। This is something that's really going to alarm Israel's close allies. इससे इसराइल के करीबी सहयोगी वाकई फिक्रमंद होंगे। उनमें से ज्यादातर ये मांग कर चुके हैं कि गजा में ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे और तुरंत सीज फायर हो। और बंधकों के परिवार भी उन 2 बंधकों के वो वीडियो सामने आने के बाद से चिंता में हैं, जिनमें वो बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम का कहना है कि नेतन्याहू बंधकों के साथ साथ इसराइल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। And the hostages to doom. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के 251 लोगों को बंधक बनाया था। उनमें से 49 बंधक अब भी हमास के कैद में हैं। माना जा रहा है कि करीब 27 की मौत हो चुकी है। वहीं गजा के हॉस्पिटल्स का कहना है कि एड लेने आए 27 और फलस्तीनियों को इजरायली सैनिकों ने मार डाला है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन ने यरूशलेम से ये रिपोर्ट भेजी है, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। गजा में खाने का बंदोबस्त करने की कोशिश भी आपकी जान ले सकती है। इजरायली सेना भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग कर रही है। आप यूएन की टीम के लोगों की आवाज सुन सकते हैं जो गाड़ी में बैठकर ये सब फिल्मा रहे थे। ये लोग दक्षिणी गजा में यूएन के काफिले के दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे। फिर उन्हें ट्रक दिखे और वो उस तरफ दौड़ने लगे। वहीं गजा के उत्तरी इलाके में कुछ लोगों को दफनाया जा रहा है। उनके परिवारों का कहना है कि जब ये खाना लेने की कोशिश कर रहे थे तब इन पर इस्राएली सैनिकों ने गोली चला दी। अबू रामी अल मसरी ने बताया कि उनके बेटे वाइल की इस्राएली फायरिंग में मौत हो गई। वो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था,
तो वो बस खाना लेने गया था। कुछ वक्त पहले उसके भाई की भी इसी कोशिश में जान चली गई थी। जिन बच्चों को पहले से कोई बीमारी है उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। समाह मतार अपने 4 साल के बेटे आमिर और 6 साल के बेटे यूसुफ के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बेताब हैं। दोनों को सेरेब्रल पाल्सी है। अब वो कुपोषण से भी जूझ रहे हैं। जंग के पहले उनकी सेहत ठीक रहती थी। उन्हें खाने के लिए फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे। मैं केक और बिस्किट के साथ साथ फ्रीजर में उनके लिए चिकन सूप रखा करती थी। अब यहाँ ये चीजें हैं ही नहीं। मई में जब मुसाब अल दिब्स 14 साल के थे तब एक इस्राएली हवाई हमले में उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई और वो पैरालाइज्ड हो गए। अब वो कुपोषण का सामना कर रहे हैं। उनकी मां शहनाज उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं। तुम ठीक हो जाओगे, मेरा वादा है। कोई अभी हमें दाल बना कर देगा। वहीं इसराइल में हमास की कैद में बचे हुए बंधकों के समर्थकों ने तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया। वो हमास के उस वीडियो के बाद और गुस्से में हैं जिसमें इसराइली बंधक एवियातर डेविड बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। बीबीसी बंधकों के दबाव में बनाए गए वीडियो नहीं दिखा रहा है, मगर जंग से पहले वो ऐसे नजर आते थे। डेनियल लिफ्शिट्स के दादा दादी हमास की कैद में थे। उनकी दादी रिहा हो गई, लेकिन उनके दादा की लाश मिली थी। दुनिया भर के लोगों को हमास के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें बातचीत करने और सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने के लिए कहना चाहिए ताकि गजा से सीज फायर हो पाए, वहां ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे और सैन्य कार्रवाई खत्म हो। इन बुरे हालात को खत्म करने का बस यही रास्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। So you would say that in exchange for all the hostages, तो आप कह रहे हैं कि बंधकों की वापसी के बदले सरकार ये बोले कि ठीक है, आप बंधकों को रिहा करें और हम जंग खत्म करेंगे। बिल्कुल। गजा में कुछ हथियारबंद लोग पैसे लेकर एड के कुछ काफिलों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसराइली सेना का उन पर हमला ना करना ये बताता है कि ये इसराइल की रजामंदी से हो रहा है। गजा का सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। वहां हर तरफ बस भूख, अफरा तफरी और मौत का मंजर है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर एक बार फिर विवादों में। एकदम फार राइट विचारधारा वाले ग्विर यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद चले गए। यही नहीं, उनके साथ यहूदियों की भीड़ भी थी। वो इजरायली कब्जे वाले ईस्ट यरूशलेम की इस ऐतिहासिक जगह पहुंचे और वहां पर प्रार्थना की, जबकि यहां पर यह व्यवस्था है कि यहूदी यहां आ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं है। यहूदी इस जगह को सबसे पवित्र जगह मानते हैं और मुसलमानों के लिए ये उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है। और हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इसकी आलोचना की है। साल 1967 के मिडिल ईस्ट वॉर के दौरान इजराइल ने जॉर्डन से इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया था, मगर जॉर्डन अब भी यहाँ का कस्टेडियन है। जॉर्डन ने कहा है कि इजरायली मंत्री का ये कदम उकसावे भरा है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इजराइल की यथास्थिति बनाए रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर फ़लस्तीन में टेंशन बढ़ाकर पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता लाना चाहता है। और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल के अधिकारियों के ऐसे कदमों को रोकना चाहिए। और मिडिल ईस्ट के बाद रुख करते हैं जंग के एक और मोर्चे का। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से भी ज़्यादा वक्त से जंग चल रही है। हाल के दिनों में इस जंग को रोकने की कोशिशें तो तेज़ हुई हैं, मगर साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज़ कर दिए हैं। रूस के वोल्गोग्राद के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन से ड्रोन अटैक्स में ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। फ्रोलोवो शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान हुआ है और एक जगह पर रेलवे ट्रैक कुछ देर तक बंद रहा। यूक्रेन के ड्रोन हमले से ब्लैक सी के तट पर सोची रिजॉर्ट के पास एक बड़े ऑयल डिपो में आग लगने की खबर है। और रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए हैं। खेरसॉं के अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने एक बार शहर के एक पुल पर बमबारी की, उसमें एक शख्स की मौत हुई। ये पुल कोरोबल आइलैंड एरिया को शहर के दूसरे हिस्सों से जोड़ता था। इस हफ्ते की शुरुआत में हुए रूसी हमलों में ये पहले ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था।
और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ बुधवार या गुरुवार को सीज फायर पर चर्चा के लिए रूस जाएंगे। विटकॉफ कई बार रूस की राजधानी मॉस्को जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई खास नतीजा नहीं निकला है। और अब देखिए दुनिया की कुछ बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस के भारत दौरे से पहले दोनों देशों ने साउथ चाइना सी में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। साल 2023 से ही फिलीपींस साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए फिलीपींस सहयोगी देशों की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास करता आया है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है जिसमें ट्रंप ने अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूसी तटों के पास जाने का आदेश दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिकी सबमरीन्स पहले से ही कॉम्बैट ड्यूटी पर हैं और ऐसी बयानबाजी करते वक्त हर किसी को सावधान रहना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बढ़ता हुआ प्लास्टिक पोल्यूशन सेहत के लिए एक गंभीर और अनजान खतरा है, जिसकी वजह से हर साल दुनिया को कम से कम $1.5 खरब का नुकसान हो रहा है। जिनेवा में हुई एक समीक्षा के मुताबिक प्लास्टिक नवजात से लेकर बुजुर्गों को बीमार कर रहा है, मौत का कारण भी बन रहा है। उत्तर कोरिया के साथ लगती सीमा पर लगे लाउडस्पीकर्स को दक्षिण कोरिया ने हटाना शुरू कर दिया है। इन लाउडस्पीकर्स के जरिए दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के लोगों को जानकारी देता था, संगीत सुनाया करता था। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने यह कदम उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने के लिए उठाया है। उत्तर कोरिया ने इस कदम का स्वागत तो किया है, लेकिन कहा है कि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां बीते साल जुलाई से अगस्त तक हुए प्रदर्शनों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। इन प्रदर्शनों में वहां के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके साथ साथ विदेश में पढ़ रहे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन किया। देखिए इन्हीं लोगों पर बीबीसी बांग्ला की स्पेशल रिपोर्ट। सोलह जुलाई की सुबह हमने अबू सईद को गोली लगने और बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में स्टूडेंट्स टॉर्चर किए जाने के वीडियो देखे। उस दिन के बाद से हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। हम क्लास, लैब, ऑफिस कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाए। पूरा दिन फेसबुक स्क्रॉल करते रहे ताकि बांग्लादेश के हालात के बारे में जान सकें। फेसबुक स्क्रॉल करते थे। ब्रिटेन में काम कर रहे लगभग 100 बांग्लादेशी रिसर्चर्स और टीचर्स ने सरकार से स्टूडेंट्स पर ताकत का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। এটা আসলে আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমরা কেউই আগে हम टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स दिल के बहुत करीब होते हैं। वो हमारे अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो जब निर्दोष छात्रों को गोली मारी जा रही थी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাদের সবার একটাই চিন্তা ছিল কিভাবে আমরা দেশের ছাত্রদের প্রাণ বাঁচাতে পারি। दुनिया के कई देशों में रह रहे बांग्लादेशियों ने प्रदर्शन किए। हमने अगले ही दिन ओटावा में बांग्लादेश दूतावास के सामने एक प्रदर्शन किया। फिर वहां से हमने ओटावा की संसद भवन तक मार्च किया। हमने स्थानीय सांसदों, विदेश मामलों से जुड़े अधिकारियों और कनाडा की विपक्षी पार्टियों से बात की। उन्हें इसमें दिलचस्पी हुई कि ये क्या हो रहा है। कई प्रवासियों, खासकर मिडिल ईस्ट में रहने वालों ने बांग्लादेश में रेमिटेंस भेजना बंद करने का अभियान शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात में कम से कम 57 बांग्लादेशी प्रवासियों को प्रदर्शन करने पर सजा दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग में बांग्लादेशी छात्रों का गाया मुक्तिर मंदिर स्वप्नतले सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया गया। जब मैं ये गाना सुन रहा था तो पिछले कुछ दिनों में देखे गए सारे वीडियो मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैंने इसे कई बार सुना और हर बार मेरी आंखों से आंसू आ गए। हमने ये गाना शहीदों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि देने के लिए गाया था। हमें लगा ये गीत इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। हमें लगा कि और लोग भी इससे प्रेरित होकर इसे गाएंगे और ये गीत आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा। हमने नहीं सोचा था कि इस गाने का हमारा वाला वर्जन इतना लोकप्रिय हो जाएगा। और अब बात एक तबाही की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हफ्ते आम लोगों पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराए जाने के 80 साल पूरे हो रहे हैं। जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए तो इसके कुछ ही समय बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अनुमान है कि दोनों शहरों में 1,18,000 से ज़्यादा लोग उस वक्त मारे गए थे।
तब से अब तक किसी भी जंग में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आज जब दुनिया के कुछ देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है, कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। अगस्त 1945 की उस तबाही से क्या सीखा जा सकता है ताकि इतिहास खुद को दोहरा ना पाए? बीबीसी संवाददाता जॉर्डन डनबर ये समझने की कोशिश की। 6 अगस्त 1945 की सुबह ठीक 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया। 3 दिन बाद उसने दक्षिणी जापानी शहर नागासाकी पर भी बम गिराया। इतिहास में अब तक वही एक जंग थी जब न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए। यहाँ हिरोशिमा में मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलने और बात करने का मौका मिला जिन्होंने खुद उस बम हमले को झेला था। मैं सड़क पर चल रही थी, तभी मुझे एक तेज चमक दिखी और जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने था वो सब सफेद हो गया। शहर की करीब 25% आबादी उसी वक्त मारी गई थी। सबसे पहले मुझे जले हुए बालों की बदबू आई। लोगों की चमड़ी पुराने कपड़ों की तरह उतर रही थी, कपड़े भी जल गए थे। आप ये भी नहीं पहचान सकते थे कि वो मर्द थे या औरत। उनके चेहरे पूरी तरह बिगड़ चुके थे, गर्मी से उनके बाल जल गए थे। आज जो कुछ हो रहा है उसमें मिकियो और बाकी बचे लोगों को बीते वक्त की झलक दिखती है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब मैंने कहा, नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा, चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी कहानी बतानी होगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त करीब 12,000 परमाणु हथियार हैं। डिटरेंस यानी जवाबी हमले के डर की वजह से ही आज भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये कभी शहर का मेन इलाका था। यहाँ आज पीस मेमोरियल पार्क में एक लौ जल रही है। ये तब तक जलेगी जब तक दुनिया से हर परमाणु हथियार को खत्म नहीं कर दिया जाता। मेरे लिए याद रखना ही विरासत है। जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि क्या हुआ था, तब तक कोई नहीं समझेगा। इसलिए मरने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या देखा, क्योंकि बताना और आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और चीन में गर्मियों में मशहूर हो रहे हैं इंडोर कूलिंग रिजॉर्ट्स। चीन के पूर्वी हिस्से में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो लोग इस तरह के इंडोर फैसिलिटीज में आ रहे हैं। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं @BBC सारिका पर।